बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान का क्या सियासी मंजरनामा तब्दील होने वाला है, इसी पे बहस व मुबाहिसा पिछले 2 हफ्तों से जारी है। जो कयास आराइयाँ इस वक्त गर्दिश कर रही हैं उसमें हकायक क्या हैं, मुलाकातों की तफसीलात कुछ मंजर आम पे आई, उसके हकायक क्या हैं, मुलाकात किसकी ईमा पे की गई, उस मुलाकात का नतीजा आने वाले दिनों में सियासत पर किस तरीके से पड़ने वाला है, अगर किसी की वापसी होने वाली है तो कितनी मजबूत तरीके से होने वाली है, अगर नाअहली की तलवार सर पर लटक रही थी तो अब उसके कितने चांसेस बाकी हैं, अगर कोई तहरीक चलाई जानी थी तो उस तहरीक के अब असबाब क्या होंगे, क्या वो तहरीक रुक जाएगी या भी किसी इशारे के मुंतजर हैं। पंजाब में सियासत के हवाले से जो तब्दीलियों की बातें गर्दिश कर रही थी उसमें हकायक क्या हैं, एक बड़ी वापसी के हवाले से बातें हो रही थी, वो किस इशारे की मुंतजर है, फ़ज़ा कब उनके लिए साजगार होगी, बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के रवाबित किस हद तक मजबूत होंगे और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, या अभी वो मजबूत नहीं होंगे, किसी और के आने से मजबूत होंगे। इस पूरे सियासी मंजरनामे पर बात करेंगे राना साहब की तरह। राना साहब, हुकूमत और अपोजिशन के माबैन जो मफाहमती काविशें जारी थीं, वो मफाहमती काविशों की मुख्तलिफ कहानियाँ मंजर आम पे आई हैं। असल कहानी क्या है, किरदार कौन से हैं और किस कीमा पर ये किरदार मिले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर 2 चीज़ें ज़रा हम ठीक कर लें। एक तो हालात तब्दील नहीं हो गए, हालात तब्दील हो नहीं रहे, तब्दील हो गए हैं। मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूँ, हालात तब्दील हो गए हैं। पाकिस्तान की सियासी सियासत का जो रुख है किस तरफ जाएगा, ये भी फैसला होगा। अब बहुत दिनों से बहुत सी चीज़ें चल रही थी। कोई कह रहा था जनाब सदर ममलकत साहब ने बैठ के मुलाकात करा दी, कोई कुछ कह रहा था, कोई खटक साहब के हवाला दे रहा था, कोई कुछ दे रहा था। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें सारी चीज़ों में 2 शख्सियात की बड़ा अहम रोल है। एक शख्सियत का तल्लक जो है वो कराची से है, यानी फैसल वाडा साहब है, मैं नाम ले देता हूँ, और एक शख्सियत जो है पंजाब से हुक्मरानी पर बैठी हुई। इन दोनों शख्सियात ने खान साहब के मामला राना साहब ले दें, चलो बस कह दिया, आप भी समझ गए, सारे सुनने वाले समझ गए। तो इन दोनों शख्सियात ने खान साहब के मामलात को दुरुस्त कराने में अपना बड़ा अहम रोल अदा किया। फैसल वाडा साहब के अगर आप बहुत से ट्वीट देखें, बहुत सी चीज़ें देखें, उनके रूट्स देखें, तो ये बड़ी क्लियर और वाज़ेह चीज़ें नज़र आती हैं। मामलात काफ़ी हद तक जो है ना वो दुरुस्तगी की तरफ चले गए हैं। अब मामला सिर्फ यहाँ पे अटका हुआ है। मैं आपको ये बता दूँ, सिर्फ मामला एक जगह पे आके जो मुझे नज़र आ रहा है कि जिस जगह पे मामला रुक सकता है, खदशा है, ये लाजमी नहीं, ये दुरुस्त हो, ये खदशा मैं कह रहा हूँ, खदशा है। खदशा ये है कि PDM के जो रहनुमा हैं वो किसी सूरत में अभी अबूरी सेटअप की तरफ नहीं जाना चाहते, क्योंकि उनको नज़र आ गया है, उनमें से पीपल्स पार्टी नहीं जाना चाहती, मौलाना फजलुर रहमान नहीं जाना चाहते, ANP नहीं जाना चाहती, मुस्लिम लीग नून आधी जाना चाहती है, आधी नहीं जाना चाहती। उसकी वजूहात है, वो कहते हैं कि अगर हम फौरी गए तो हमने जो कुछ कर दिया है, अवाम हमसे इस तरीके से बदला लेगी कि हमें वोटिंग में वोट जो होंगे उसका रिजल्ट हमारे सामने आ जाए, यानी ज़मानतें ज़ब्त होने का खतरा। बिल्कुल इसी तरह होगा, बिल्कुल इसी तरह होगा। और कप्तान जो है, कप्तान अगर आप गौर करें कप्तान के रास्ते किस तरह साफ़ हो रहे हैं, कप्तान ने अपना तर्ज़ सियासत को किस तरह तब्दील कर दिया। कप्तान इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश भी हो गया, कप्तान अदालतों के सामने पेश भी हो रहा है, कप्तान हर वो काम कर रहा है जो कानून और आइन के मुताबिक है, और जिससे ये जाहिर हो रहा है कि कोई इशारे मिल रहे हैं कि कप्तान जो है उसे कहा गया है, या इशारे मिल रहे हैं, या कप्तान की टीम ने यह कहा कि हमने बिल्कुल हर उस चीज़ को फॉलो करना है जो कानून के मुताबिक हो। जब आप हर उस चीज़ को फॉलो करते हैं जो कानून के मुताबिक हो, तो इसका मतलब है आप आने वाले वक्त में किसी अच्छी जगह जा रहे हैं। मुझे नज़र जो आ रहा है कि कप्तान आने वाले वक्त में कप्तान के लिए अच्छी जगह मौजूद है। आपने जो बात की कि क्या होगा, अब एक बात ज़हन में रखिएगा, कप्तान की मुफाहमत किसी और जगह हुई है, हुकूमत के साथ कोई मुफाहमत नहीं हुई, हुकूमत के साथ कोई बैठक नहीं हुई, हुकूमत के साथ कोई डायलॉग नहीं हुए, हुकूमत के साथ कोई ऐसे मुज़ाकरात नहीं हुए, बल्कि हुकूमती सतह पर तो अब भी कप्तान के ख़िलाफ़ जो कंपेन चलाई जा रही है, कप्तान के ख़िलाफ़ जो कुछ किया जा रहा है, कप्तान के साथियों के खिलाफ जो कुछ किया जा रहा है, यस सर, वो बड़ा खौफनाक है। मुझे एक बात है, क्या कभी किसी सरकारी टीवी ने
वो चीज़ें नशर की थी जो होना शुरू हुई हैं? नहीं होना चाहिए। कभी हुई थी? नहीं हुई। पाकिस्तान का नेशनल एक्शन प्लान क्या है? नेशनल एक्शन प्लान यही है कि आप फिरकावारियत हो या नफरत, मजहबी मुनाफरत को खत्म करें। तो ये क्या हो रहा है? इस पर तो मेरी इत्तला के मुताबिक बहुत से लोग नाराज हैं और सख्त नाराज हैं कि आप ये कैसा माहौल पैदा कर रहे हैं। खुदा न खास्ता कोई इंतहा पसंद उठे और आपकी बताई हुई झूठी बात को सच्ची समझ ले और जाकर किसी जगह पे कोई ऐसा हमला कर दे, तो उसके बाद क्या इस वतन इस मुल्क पाकिस्तान में आप सुकून देख सकेंगे? क्या हालात किसी तरफ जाते हुए नजर आएंगे आपको? तो ये सारी चीज़ें एक ज़हन में रखिएगा। हुकूमत से मुफाहमत नहीं हुई। हुकूमत से मुफाहमत उस सूरत में होती है कि जिस सूरत में आपको हुकूमत की तरफ से अभी कोई अच्छा तासर मिला हो। तासर नहीं मिला हो। जी, एक सवाल, आपने आगाज़ में बात ये की कि दो शख्सियात थी, एक फैसल वावडा का आपने जिक्र कर दिया और दूसरी पंजाब की शख्सियत का जिक्र किया कि जो हुकूमत में है, सूबाई हुकूमत में या वफाकी हुकूमत? पंजाब में सूबाई है, वफाकी कौन सी है? यानी पंजाब की शख्सियत छोटी परवेज़ का हिस्सा बड़ा अच्छा रोल अदा कर रहे हैं। अच्छा, यानी वो दो शख्सियात के अलावा कोई तीसरी शख्सियत वफाकी हुकूमत से बीच मैदान में नहीं उतरी कि दोनों तरफ फजा साजगार की जाए? बिल्कुल नहीं उतरी जी। मैंने कहा कि फैसल वाडा का बड़ा अहम किरदार है। मैं किसी प्रोग्राम में आपको वो रूट्स भी बता दूंगा सारे। लेकिन वफाकी हुकूमत में भी तो कुछ शख्सियात ऐसी हैं कि जो चाहती हैं कि मामला ठंडा हो जाए। क्या उनकी तरफ से कोई कदम नहीं बढ़ाया? मुझे वफाकी हुकूमत में एक नाम बता दें जो चाहती हैं मामला ठंडा हो जाए। एक नाम। ख्वाजा साद रफीक बेशुमार मौके पे कह चुके हैं। सोचना भी ना। अगर ये कहा था तो परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उससे 2 दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस जरा निकाल लें ना प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो मामलात को ठंडा करना चाहते हैं। कोई दरमियानी शख्सियत भी नहीं है ऐसी कोई? होगी। मैंने आपको बताया कि जब परसों खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीर या खिताब जब सारे मीडिया ने दिखाया, मासवाए 1 या 2 मीडिया हाउसेस के, तो आपको नज़र नहीं आया कि लहजा बहुत तब्दील था? तब लहजा तब्दील था। और आपको नज़र नहीं आया कि पैमरा के हुक्म के बावजूद भी वो चला, पैमरा की हदायत के बावजूद भी वो चला। तो फिर आप इससे अंदाज़ा लगा लेना कि मामला जहाँ सेट होने चाहिए वहाँ पे सेट हो रहे हैं। और अब होना क्या है, चले आपको मैं अगली ख़बर दे देता हूँ अब होना क्या है। क्योंकि हमारी बदकिस्मती यह है कि हमारे बहुत से टीवी पे बैठ के क्योंकि मैं तो सबसे जूनियर हूँ ना यासर, आप और मैं सबसे जूनियर क्लास में आते हैं, वो सारे सीनियर हैं, हम उनसे सीखते हैं। ख़बर नहीं देता कोई, मैं आपको ख़बर देता हूँ। मैंने नाम दिया ना फैसल वाडा का, आने वाले दिनों में आप देख लीजिएगा। मैं आज आपको ये भी बता दूं कि फ़ैसला यहाँ पे हो रहा है। बात जिस जगह पे अटकी हुई है, बात ये अटकी हुई है कि जनाब आप निगरान अबूरी सेटअप बनाएं, निगरान अबूरी सेटअप में आप नाम सामने लाएं। और मैंने तो अपने वीलॉग में 2 नाम दे भी दिए हैं कि उन नामों को सामने लाएं। 4 टोटल नाम होंगे, उन पर कोई ना कोई कंप्रोमाइज़ हो जाएगा और उसके बाद अबूरी सेटअप ले आएँ। अब पीडीएम जो है वो अबूरी सेटअप पर राज़ी नहीं हो रही। वो कह रही है ठीक है अबूरी सेटअप लाना, लेकिन अभी हमें 3 से 4 माह दे। मुल्क की मौशियत, मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल, मुल्क की सियासी सूरत हाल, मुल्क के दीगर मामला इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि ये हुकूमत 4 माह क्या 4 साल भी ले तो नहीं संभाल सकती। पीडीएम की रजामंदी के बगैर अबूरी सेटअप की तरफ जाया जा सकता नहीं होगा। चले नहीं होगा तो पीडीएम जब मैं आप जानबूझ के अंदर की चीज़ लेना चाहते हैं, नहीं होगा तो अभी खान साहब ने कहा कि मैं इस्लामाबाद की कॉल दे दूंगा। तो फिर जब इस्लामाबाद की कॉल दे दी जाएगी और पीडीएम, कितने वक्त का इंतजार किया जा रहा है? बुनियादी तौर पे कॉल का इंतजार है ना? खान साहब ने तो कहा था उनकी लिमिट क्या है? खान साहब ने कहा था सितंबर, लेकिन मैं समझता हूँ कि 15 अक्टूबर तक ये मामला खत्म हो जाएगा। यानी 15 अक्टूबर से पहले अगर रजामंदी का इजहार ना हुआ तो फिर कॉल ही होगी। मैं फिर आपको पता है फिर दमादम मसला अंदर शुरू हो जाएगा। आप समझते हैं कि इस कॉल का नतीजा जो है वो खान साहब के हक में जाएगा? 100% जाएगा ही खान साहब के हक। कशीदगी नहीं होगी? 100% खान साहब के हक में जाएगा। कशीदगी नहीं होगी? कशीदगी 2000, 5000, 6000, 10000, 20000 लोग हों तो कशीदगी होती है। जब लाखों का मजमा हो तो फिर कशीदगी नहीं होती। लाखों के मजमे में कशीदगी नहीं होती। बड़े जुलूस जब गुजरावाला पहुंचते हैं तो फिर चीफ जस्टिस भी बहाल हो जाता है ना। कुछ लोगों की राय ये है कि खान साहब को इस्लामाबाद का रुख नहीं करना चाहिए। अगर वो कॉल देना चाहते हैं तो कॉल ये दें कि हर शहर के अंदर रोड्स को ब्लॉक कर दिया जाए। ये बेहतर हिकमत अमली हो सकती है। आप मुझे एक बात है, पंजाब आपका, KPK आपका,
क्यों वहाँ पे हर शहर को ब्लॉक करके किसके ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे वहाँ पे? चलिए मुझे बता देना आप। पंजाब में क्या परवेज़ लाई के ख़िलाफ़ करेंगे? KPK में महमूद खान के ख़िलाफ़ करेंगे? किसके ख़िलाफ़ करेंगे रोड ब्लॉक करके? या सर किसके ख़िलाफ़ करेंगे? और उस वक़्त में उन जगहों के रोड ब्लॉक करेंगे जब सैलाब ज़दगान को ज़रूरत है सामान की, जब सैलाब ज़दगान को ज़रूरत है वहाँ पे उनकी कोई ना कोई सपोर्ट की। तो आप वहाँ पे जो लोग ये मशवरे दे रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती कि उनकी अकल कहाँ गई कि आप 2 सूबों में आपकी हुकूमत है, KPK आप पंजाब में, आप बलूचिस्तान में सैलाब से ये सूरत हाल है कि मेरा ख्याल सड़क कोई नहीं बची होगी। सिंध जो है वो 75% सिंध जो है वो आपको पता किस जगह पे खड़ा है, उसका क्या हाल हो चुका है। तो किसके ख़िलाफ़ देंगे आप? क्या करेंगे आप? भाई इसका एक ही रास्ता होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। गलत कहा है किसी ने, गलत राय दी है किसी ने। खान साहब जब कॉल देंगे तो इस्लामाबाद की देंगे, बिल्कुल। ये मैं एक सिंपल सा सवाल है ना यार सर, पंजाब में किसके खिलाफ एहतजाज करना है? पंजाब में बैठ के आप वफाक के खिलाफ एहतजाज करेंगे, वफाक को असर होगा? KPK में बैठ के आप वफाक के खिलाफ एहतजाज करेंगे, वफाक को असर होगा? चले आप मुझे बता दें, होगा सर? इतना ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा। हाँ, वो कहेंगे बैठे रहे, हमें क्या है। वो कहेंगे बैठे नहीं, वो तो खुश होंगे, अच्छी बात हुई भाई वहीं पे बैठे हुए आप। हमेशा रोड ब्लॉक उस वक्त हर जगह किए जाते हैं जब आपका कप्तान गिरफ्तार हो जाता है या आपका लीडर गिरफ्तार हो जाता है और आपको किसी जगह पे दाखिले की इजाज़त नहीं मिलती। मैं फिर कह रहा हूँ, इशारा दे रहा हूँ आपको कि अब हालात वो नहीं रहे, अब हालात तब्दील हो गए हैं। अब हालात के अंदर एक नई चीज़ आ गई है और नई चीज़ ये है कि कप्तान का लहजा, कप्तान का स्टाइल, कप्तान की हिकमत अमली टोटल तब्दील हो गई है। अब PDM जो है, पहले PDM जो थी वो किसी और जगह पे खड़ी थी, पहले PDM जो है वो यहाँ पे थी, अब PDM नीचे है। अब PDM जो है उसको बराबरी की सतह पे आना पड़ेगा। अब मुझे बताएं कि आप PDM किन बुनियादों पे ऊपर खड़ी थी? PDM इस बुनियादों पर ऊपर खड़ी है कि शायद हमारे साथ सब हर तमाम लोग शायद हमारे साथ, इन तमाम ताकतें साथ हमारे साथ, इस वजह से ऊपर थी। हाँ जी बिल। और उनके जहन में ये है कि हम सब कुछ कर लेंगे, नहीं कर सकते। अवामी फ़ज़ा बहुत तब्दील हो गई है। अभी तक PDM अपने मशवरे, अपनी हमायत, हर चीज़ के बावजूद भी, मुझे एक बात बताएं, चिश्तियाँ में आप जलसा करके आते हैं, मोहतरमा जाती हैं, PDM सारी वहाँ पे मौजूद होती है, आप MNA के डेरे पे जलसा करते हैं, स्टेडियम नहीं करते। तो फिर उसके बाद रह क्या चीज़ जाती है? आपकी वफाकी हुकूमत के वजारत दाखिला की दरख्वास्त पर आप इलेक्शन मुलतवी कर देते हैं, 1 महीना आगे ले जाते हैं या अक्सर के लिए आगे ले जाते हैं। उन इलाकों में तो इलेक्शन होने दे जहाँ पे सैलाब का दूर दूर तक कोई तल्लक वास्ता नहीं था। तो यासर ये चीज़ें सारी जो है ना क्लियर होके सामने उधर इलेक्शन होने देते, फेस सेविंग कैसे होती? तो फिर फेस सेविंग जब पता है, जब आपको पता है, मुझे पता है, तो अदारों को नहीं पता, बाकी लोगों को नहीं पता, बाकी जगहों पर इल्म नहीं है। मुझे एक बात है, डॉलर कहाँ पे चला गया आज? डॉलर की ऊंची उड़ान जो है ना, ये मुल्क का बेड़ा गर्क कर रही है। सरकारी निर्ख और है, ब्लैक में और है। और भाई 160 का नहीं मिल रहा डॉलर, ब्लैक में 260 सर, और सॉरी 260 का नहीं मिल रहा। लोग बेचारे मजबूर हो गए हुंडी करवाने के लिए। लोग पता नहीं बेचारे किस किस तरीके से कर रहे हैं। और यहां पर सबसे अमीर जो लोग हो रहे हैं ना, वो डॉलर माफिया हो रहा है, जिसमें कुछ बैंकों के लोग भी शामिल हैं, जिसमें सरमायादार भी शामिल है। स्मगलिंग तो रोक नहीं सके हम जी, स्मगलिंग तो रोक नहीं सके हम। कैसे रोकेंगे? कल के प्रोग्राम में बड़ी मजेदार चीज करेंगे। कल के प्रोग्राम में मैं कुछ चीजें सामने लाऊंगा कि किस तरह आपका अरबों रुपए डॉलर जो है, करोड़ों डॉलर जो है, लाखों डॉलर जो है, किस तरीके से किसको किस तरह पहुंच रहा है, बड़े सबूत के साथ कर लाएंगे। भाई ये चीजें ये रोक नहीं सके। ये जहाँ जिस कॉन्फ्रेंस में गए, शंघाई कॉन्फ्रेंस में गए थे, वो शंघाई कॉन्फ्रेंस थी, बड़ी अच्छी थी, लेकिन मुझे लग रहा था फोटो सेशन है। जो मुझे लग रहा था ना, वो फोटो सेशन लग रहा था। आए सबसे मिले, फोटो उतारे, फौरी तौर पे टीवी पे चला दो भाई, फौरी तौर पे कर दो भाई, फलां अखबार में छपवा दो भाई, फलां चैनल पे चला दो भाई, फलां पे फलां कर दो भाई। आप गए हैं कि मकसद हासिल करके लाए, आप गए हैं जाके वो सारा कुछ लेकर आए जो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, जो आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए फ़ायदामंद होगा। मुझे एक बात बताएं कि आज के दिन तक जो सूरत हाल बनी हुई है, इसमें आपको अगले आने वाले चंद दिनों में या सर 500 रुपया दिहाड़ी कमाने वाला शख्स जो है ना, 500 दिहाड़ी कमाने वाला शख्स, वो सिर्फ 2 किलो आटा लेके जाएगा घर। ये हालात हो रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के 500 में से 2 किलो आटा निकालना भी सर बड़ी मुश्किल बात होती है। मैं कह रहा हूँ ये पाकिस्तान के इदारों को इल्म है
तो क्या मुल्क को तबाह करने के लिए इनके हवाले किया जाए? चलें, इसी से रिलेटेड एक आखिरी सवाल, क्या तहरीक इंसाफ को कॉल देने की नौबत आएगी? नहीं आएगी, मुझे नहीं लगता कॉल देने की नौबत है। लेकिन इसका मतलब तो यही होगा ना, मुफाहमत हो जाएगी? नहीं, कॉल से पहले ही कुछ कर जाएगा। मुफाहमत तो ना, अब इसे के फैसला कह दें, इसे लफ्ज़ मुफाहमत ना कहें, इसे फैसला कह दें। और मैं आज आपको एक ख़बर ब्रेक करूँ यासर, मैंने इस पर कल स्टडी की और मैंने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए और बड़ी मेहनत से ये डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके मैंने ये चीज़ें लेके आया हूँ। और जो चीज़ें मैं लेके आया हूँ ना यासर, चले ये ब्रेक के बाद ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद इसी बात भी करेंगे, सियासी मंजरनामे का इहाता करेंगे और इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात आप तक पहुँचाएँगे। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले जिस तरह हम हिकमत अमली बयान कर रहे थे, सियासी मंजरनामा किस हद तक तब्दील होगा और उसकी वजूहात क्या हैं, इस पर हम मुफस्सल गुफ्तगू कर चुके हैं। आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी और अगर 2/3 अक्सरियत हासिल करने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो जाती है तो माजी की निस्बत एजेंडा मुख्तलिफ क्या होगा और उसकी एग्जीक्यूशन किस तरीके से की जा सकती है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने। तैमूर साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। तैमूर साहब, बातें ये हो रही हैं कि एक तरफ कुछ मुलाकातें हो रही हैं और दूसरी तरफ हुकूमत के साथ भी मुफाहमत के लिए कुछ पेशरफ्त हो रही है। क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या देखती है कि कितने अरसे में अबूरी सेटअप का ऐलान हो जाएगा? देखिए, मैं आपको क्या बता सकता हूँ, 2-3 चीजें सिर्फ ये बता सकता हूँ कि एक, जैसे खान साहब ने कहा है कि इलेक्शन पे बात करने के लिए वो दरवाजा खुला है और खुला रहेगा, क्योंकि जो पाकिस्तान की माशी तबाही हो रही है और जो महंगाई का तारीखी चैलेंज है और उसके ऊपर फिर फ्लड के बाद जो वफाकी हुकूमत खुद कहती है कि 4200 अरब रुपए फाइनेंस करने पड़ेंगे, वो कोई बगैर मैंडेट की हुकूमत जिसके पास ज्यादा से ज्यादा 1 साल हो, वो उसका फैसला नहीं कर सकती। पहली चीज। तो फिर 2 चीजें रह गई। एक ये कि जो ये एक हकीकी आजादी की मूवमेंट है, और हकीकी आजादी का मतलब ये कि हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो हैं वो ड्राइविंग सीट में रह सके, और दूसरी ये कि जल्द से जल्द हम इलेक्शन की तरफ जा सके। तैमूर साहब, ये मुझे बताएं कि अगर अबूरी सेटअप की तरफ हम जाते हैं, खान साहब का जो मुतालबा है कि फौरी इलेक्शन की तरफ, ये फौरी इलेक्शन सिर्फ वफाक में या सूबों में भी? जी देखें, अगर आप आईन को देखें तो फिर तो कोई चीज सूबों को मजबूर नहीं करता कि इलेक्शन वफाक के साथ हो, लेकिन मेरे ख्याल में ये इंडिकेशन क्लियर है, और तो कहने में कोई हर्ज नहीं है कि जिस दिन अगर हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करने के लिए सूबों और वफाक में एक ही वक्त पे इलेक्शन करना होगा, तो हम उसी दिन उसी वक्त अपने सूबे में अपनी गवर्नमेंट की कुर्बानी दे देंगे, नो क्वेश्चन अबाउट इट। यानी अभी आप इस बारे में सोच ही नहीं रहे कि सूबों में नए इंतखाबात होने चाहिए, अभी सिर्फ और सिर्फ मुतालिबा वफाकी सतह पे इंतखाबात? सॉरी नहीं, मैंने तो आपको उल्टा कहा कि जिस दिन ये फैसला हो जाए कि पाकिस्तान में इंतखाबात होने चाहिए, मेरे ख्याल में बड़ा क्लियर है कि हम उसी दिन अपने सूबे में अपनी हुकूमत की कुर्बानी दे देंगे, ताकि ये कोई गिला ना करे। और वो फैसला किस तरफ से होगा सर? तो वो फैसला तो नेशनल कंसेंसस के साथ ही होगा ना, कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो। अगर यहाँ पे जमहूरियत इतनी मजबूत होती कि हम सब ट्रस्ट कर सकते कि वफाक में इलेक्शन हो सकते हैं जबकि सूबे में किसी भी गवर्नमेंट की हुकूमतें हो, तो वो ठीक था। लेकिन अगर वो ट्रस्ट नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत है मुस्तहकम गवर्नमेंट की जिसके पास 5 साल की बैंडविड्थ हो, तो फिर मेरे ख्याल में ये मुनासिब है कि वो इलेक्शन वफाक में और सूबों में एक ही वक्त पे हो, और उसके लिए बिल्कुल हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अच्छा तैमूर साहब, एक बात बताइएगा, अगर ये एक तैयारियां हो रही हैं, वैसे ही सुनने में भी आ रहा है कि निगरान सेटअप के लिए सितंबर अक्टूबर बड़ा मुनासिब है, और ये बड़ी जब इतनी ज़्यादा अफवाहें गर्दिश करना शुरू हो जाएँ, कुछ चीज़ें सामने भी आना शुरू हो जाए, लेकिन PDM के कुछ रहनुमा बाज़िद हैं और इस पर कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को नहल या गिरफ़्तार किया जाए।
इन दोनों में से किसी एक सूरत के बाद क्या को फिर मुज़ाकरात या किसी और चीज़ का रास्ता खुलेगा या फिर दमादम मस्क के अंदर ही होगा? देखिए, मैं आपको एक पाकिस्तानी होते हुए मेरे ख्याल में हमने 75 साल यहाँ पे बहुत एक्सपेरिमेंट्स कर दिए। अगर एक चीज, मैंने 16 साल बाहर गुजारे जहाँ पे तरक्की होती है, और बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो पाकिस्तान से पीछे थे कि तरक्की क्यों होती है, वहाँ पे स्टेबिलिटी होती है। अभी वो वक्त आ गया है कि हमें यहाँ पे स्टेबिलिटी चाहिए कि 5-5 साल हुकूमतें चलनी चाहिए। 3.5 साल इमरान खान ने सारी मुश्किल फैसले ले लिए थे, कुछ तनकीद, कुछ गलत, बहुत कुछ हमारे ख्याल में सही, लेकिन दुनिया की सबसे मुश्किल माशी चैलेंज जो कोविड का आया था और हेल्थ चैलेंज, उसके बावजूद पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। 1.5 साल और गुजरता, शायद इमरान खान की वो पोजीशन ना होती जो आज इमरान खान की है कि वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं तारीख के। लेकिन पाकिस्तान को ये कीमत ना अदा करनी पड़ती महंगाई की, इकोनॉमिक मेल्टडाउन की जो आज कर रहा है। कौन जिम्मेवार है इसका, कौन जिम्मेदार है इसका? अब जो चीज जरूरी है वो ये है कि हम जो है वो जो अंग्रेजी में कहते हैं कि व्हेन इन अ होल डोंट डिग डीपर, राइट? अपना जो कहीं पे फंसे हुए हो तो और अपने आप को ना फंसाओ। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, उस जमहूरी मुल्क में बड़ा क्लियर है कि एक पॉलिटिकल क्राइसिस है, जिस पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है। और जमहूरी ममालिक में जब पॉलिटिकल क्राइसिस आ जाते हैं तो उनका एक ही हल होता है, और वो हल होता है कि अवाम किसी को मैंडेट दे, जिसको भी वो मैंडेट दे उनके पास 5 साल हो कि फिर हम अपोजिशन में हो, हम चुप हो। अगर ये जो अभी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है ये अपोजिशन में हो, ये चुप हो, लेकिन पाकिस्तान आगे बढ़ सके। झगड़ा साहब, यही बात मरियम नवाज साहिबा ने कल कही कि मुद्दत पूरी करनी चाहिए, वो 1.5 साल की हो या 2 साल की हो या जितने भी अरसे की हो, वो हमें मुकम्मल करने दें, फिर आप इंतखाबात करवाना चाहते हैं तो आप करवा लें। फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि अगर आपको ज्यादा ही कोशिश है आपकी इंतखाबात करवाने की तो असेंबलियां डिसॉल्व करें और आगे बढ़ें। वो वक्त भी आ जाएगा, लेकिन अगर मुद्दत पूरी करनी चाहिए थी तो जब एक माशी चैलेंज में हम थे तो महंगाई मार्च का झूठा नाटक करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि महंगाई मार्च का क्या नतीजा निकला? तारीखी महंगाई, तारीखी डॉलर की रुपए के कंपैरिजन में जो है वो उतार और रुपए की डिवैल्यूएशन, आईएमएफ की वो डील जिस पे ये कह रहे थे कि सारी मईशत जो है वो ठीक हो जाएगी। मुझे खुद तनकीद सुननी पड़ी, वो जो इन्होंने आईएमएफ का लेटर का नाटक किया था, लेकिन आईएमएफ की आ गई डील। मैंने कहा था आ जाएगी, लेकिन उसके बाद डॉलर फिर से 211 से 236 पे गया। अब ये कह रहे हैं कि हमें हमारे जो फ्रेंडली ममालिक हैं वो भी पैसा नहीं दे रहे। ये कह रहे हैं कि सारी जो एजेंसीज हैं उन्होंने भी पाकिस्तान को डाउनग्रेड कर दिया। क्या होगा अभी तैमूर साहब? अगर अभी एक लास्ट चीज कह लूं, हो क्या रहा है कि हार की खौफ की वजह से ये डेस्परेशन में आए हैं, इलेक्शन से भी भाग रहे हैं और हर किस्म की इमरान खान की टारगेटिंग भी कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के फायदे में नहीं हो सकता। पाकिस्तान के फायदे में स्टेबिलिटी हो सकती है और स्टेबिलिटी आ सकती है इलेक्शन की। चलिए तैमूर साहब, ये बता दें कि खान साहब ने टाइम दिया हुआ है कि सितंबर लास्ट टाइम है, सितंबर, क्या सितंबर आखिरी टाइम रहेगा या इसके बाद अक्टूबर में भी जाना पड़ेगा? देखिए जी, फैसला खान साहब करते हैं, हम उनको एडवाइस देते हैं। आप ये देख लें कि खान साहब ने कहीं पे पीसफुल प्रोटेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। खान साहब ने कभी जो है वो लचक दिखाने में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जब वो पाकिस्तान के हक में हो। वो जो भी फैसला करेंगे, वो तो उन्होंने जो 2 सेंटेंसेस कहे हैं जो मुझे बहुत सेंस बनाते हैं कि हमें तो सियासी फायदा है कि ये लोग साल और रहें और उस साल में इतनी महंगाई हो और ये लोग कितनी तबाही करें कि जो काम 70 साल में एहतसाब का ना हो सका वो लोग ही इनका कर लें। लेकिन खौफ ये है कि ये महंगाई और ये मईशत उस पोजीशन तक पहुंच जाएगी कि वापस आने का रास्ता बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा तैमूर साहब, अगर ये पंजाब के अंदर शब खून मारने की कोशिश कर रहे हैं, सियासी शब खून, और इसकी तैयारी भी कर रहे हैं, सुनने में आया कि फिर एक बाकायदा पैसों का पूरा
एक संदूक के कह ब्रीफ केस कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, वो लेकर कोई शख्स जो है वो पंजाब में चला गया है। अगर ये पंजाब के अंदर यही गेम खेलने की कोशिश करते हैं तो फिर क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखिए, आप पाकिस्तान की तारीख उठा लें, 1950s में जब ये पॉलिटिकल गेम होते थे क्या नतीजा निकला। जब 70 की दिहाई में ये सारी सियासत होती थी वफाक और सूबों के दरमियान, क्या नतीजा निकला। पूरी 90s की सियासत देखें, क्या नतीजा निकला। क्यों हमने तारीख से नहीं सीखा? जब एक टाइम आ जाता है अवाम के पास जाने का, तो हर किसी को जो है वो थोड़ी सी कुर्बानी दे देनी चाहिए और चले जाना चाहिए अवाम के पास। इस मुल्क का अल्लाह ताला के बाद जो सॉवरन है, जो मुल्क की तकदीर है, वो अवाम के हाथ में है। उनको फैसला करने दें। मैंने तो कह दिया ना कि हम भी अपने सूबे की हुकूमत की कुर्बानी दे देंगे, आज दे देंगे, ताकि कलेक्टिवली ये डिसीजन हो। मजबूरी तौर पे एक फैसला हो और उसके बाद ही आप इकदाम उठाएंगे। झगड़ा साहब, आप सूबाई वजीर खजाना भी हैं। एक तरफ इल्जामात वफाकी हुकूमत ये लगाती है कि अभी तक अगर डॉलर की कीमत कंट्रोल नहीं हो पा रही तो ये IMF से डील का नतीजा है, और वो डील जो PTI ने की थी, पेट्रोल की कीमत के हवाले से भी वो सारे का सारा मलबा आपकी हुकूमत पे डाल देते हैं। इसके इल्जामात के जवाबात कब तक मुदल्लल तौर पे सामने आएंगे कि वफाकी हुकूमत का ये इल्जामात मुकम्मल तौर पे रद्द हो जाए? जवाबात क्लियरली आ चुके। पाकिस्तान इतना पोलराइज हो चुका है, इतना पोलराइज हो चुका है कि एक अक्सरियत है पॉपुलेशन की हमारे साथ, वो तो क्लियरली हमारे बयान सुनती है। एक तबका जरूर है जो कि इमरान खान के खिलाफ है, जो ये 13 पार्टियों का अचार है, उन्होंने सुनना नहीं है। पोलराइज सोसाइटीज में यही होता है, लोग पोजीशन ले लेते हैं। आपके तबके के लोग, जर्नलिस्ट 90%, आपने बड़ा फेयर इंटरव्यू किया, मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि 90% जर्नलिस्ट तो अभी आप देख लें या एक साइड पे या दूसरे साइड पे। तो ऐसे हालात में जवाब इतने काउंट नहीं करते जहां पे एक रीसेट काउंट करता है, और वो रीसेट आ सकता है इलेक्शन के लिए। और ये हम सबको पाकिस्तानी होते हुए सोचना चाहिए कि क्या हम अपनी अना में, अपनी सेल्फ इंटरेस्ट में वहां पे पाकिस्तान को ना ले जाएं कि जहां पे माशी तौर पे उठना, वो डैमेज की कीमत अदा करनी पड़े, जो अभी भी टाइम है और हमें शायद अदा करने से हम अपने आप को बचा सकते हैं। जवाब तो सारे दिए हुए हैं, उसका मैं आपको 1 सेकंड में दे दूं। जब 2018 में हम आए तो इन्होंने कहा कि पहले दिन से जो होगा वो उसका जिम्मेवार इमरान खान है। तो अगर उस वक्त जब इन्होंने खजाना भी खाली छोड़ा था और बारूदी सुरंगें भी जो है वो इतनी छोड़ी थी कि पाकिस्तान की तारीख में नहीं थी, अगर हम जिम्मेदार थे तो फिर जिस दिन से ये आए हैं ये जिम्मेदार है, बात ही खत्म। मैं तो इन्हीं की लॉजिक इस्तेमाल कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। जगर साहब, ये तो बता दें कि मुफाहमत की बातें हो रही हैं और खान साहब के लहजे में तब्दीली भी काफ़ी है। खान साहब को टीवी पे दिखाने पर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आता था, लेकिन खान साहब को अब टीवी पे खान साहब की परसों की तकरीर भी दिखाई गई। ये मुफाहमत जिस जगह भी हो रही है उसमें कोई चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, मामला तय हो गए हैं? सर, मैं एक मामूली सा सूबाई वजीर हूँ। नहीं, आप मामूली नहीं है ना तैमूर साहब, आप मामूली नहीं, हमें पता है ना आपका, हमें पता है कि हमारा भाई जो है ना वो बड़ा इन है, इसलिए हम पूछते हैं। अल्लाह करे कि मुफाहमत हो, तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान। आपकी एक कॉल पे कई लोगों की नींदें उड़ जाती हैं। जब मैं कॉल करता हूँ तो ये तो मुझे एक वजीर होते हुए हक है कि मुझे ये पता हो कि कोई कॉल सुन रहा है या नहीं सुन रहा। अभी तो मैं कॉल पे 2-2 बार सलाम करता हूँ, एक जिससे मैं बात कर रहा हूँ और एक जो और सुन रहा है, ताकि सबको पता हो। तैमूर साहब, राना साहब ने जो सवाल किया है उस सवाल का जवाब तो चाहिए ही, लेकिन आप ये देखिए कि अगर शराइत मंजूर हो जाती हैं, नए इंतखाबात की तरफ जाते हैं, तमाम शराइत पे अमल दरामद नहीं होता और आपको कहते हैं कि कोई एक चीज़ छोड़ दें, क्या छोड़ेंगे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली, ओवरसीज को वोट का हक, या EVM के जरिए वोटिंग? आप असल में बीच में ऐसी जो है वो रगें छेड़ देते हैं। मैं खुद 16 साल ओवरसीज पाकिस्तानी था। कितनी आयरॉनिक बात है
कि जिन ओवरसीज पाकिस्तानी से इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने वोट का हक लिया, उनके सामने वो आज भीख मांग रही है कि पाकिस्तान के फ्लड्स की तबाही के लिए हमें पैसे दे दो। ये मेरे जहन में बात आई है। देखें, आई एम श्योर, मुझे यकीन है कि जहां पे भी लचक दिखानी होगी खान साहब दिखाएंगे। अच्छा, मुझे वो बात शुरू होगी इस बात से कि हम इस बात का फैसला कर लें कि अगला स्टेप जो पाकिस्तान की माशी बहाली और सियासी बहाली में है वो कौमी इलेक्शन, साफ और शफाफ कौमी इलेक्शन। अच्छा तैमूर भाई, वो तो जवाब दे दें मफामत वाला। वो भी मैंने कह दिया जी, मफामत होनी चाहिए, हो रही है, मफामत होनी चाहिए। मेरे ख्याल में मफामत की शुरुआत भी इलेक्शन से होगी। मैं जनरली इससे ज्यादा आपको नहीं कह सकता। मेरे पास एक सूबे का खजाना कंट्रोल करने का, ये मैं आपको कह सकता हूँ कि काश वहां पे मफामत की बातचीत होती। इतने बुरे हालात हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि वफाकी टैक्स कलेक्शन जो है वो शायद 1000 अरब रुपए कम होगी। 4000 अरब रुपए का खर्चा फ्लड्स पे करना है। वफाक के साथ कोई कोऑर्डिनेशन जो है वो नहीं हो रही। हमें शायद अपना पूरा बजट दोबारा से करना हो ताकि किसी तरीके से जो गरीब स्वात में, डीआई खान में, टांक में, कोहिस्तान में, दीर में सैलाब से मुतासर आए। 104 अरब रुपए का बिल हमने अगले 6 महीनों का बनाया है, उसका कोई हल निकालना है। तो अगर हम इलेक्शन में ना गए और किसी तरीके से इस तल्ख माहौल में सियासत करनी है, मुझे खौफ यह है कि सूबों के लिए, वफाक के लिए, पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। इस तल्ख माहौल के अंदर अगर सियासत की गई तो पाकिस्तान के लिए ये तल्ख माहौल हो जाएगा और पाकिस्तान के लिए नुकसान का बायस भी बनेगा। तो तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठ के मशवरा करना चाहिए और बेहतरी का रास्ता निकालना चाहिए। बहुत शुक्रिया तैमूर सलीम साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, सूबाई हुकूमत को चलाने के कुछ उसूल व ज़वाबित होते हैं, लेकिन बहुत से इदारे सूबाई हुकूमत के अंडर काम करने वाले ऐसे होते हैं कि जहाँ पर कुछ भी कर देने से, बहुत बड़ी इस्लाहात भी नाफिज कर देने से वहाँ पे बेहतरी नहीं आती। वो इस वजह से नहीं आती कि उस इदारे के अंदर मौजूद जो कुछ अशखास होते हैं वो इदारे में बेहतरी लाने में सबसे बड़ी रुकावट होते हैं। हुकूमतें तब्दील होती रहती हैं, वज़रा तब्दील होते रहते हैं, लेकिन वो इदारे उसी तरीके से चलते रहते हैं। ना इदारा बेहतर हो सकता है, ना उसकी बेहतरी का कोई सामान किया जा सकता है। ये बेहतरी का सामान किस तरीके से होगा? पंजाब हुकूमत के अंडर ऐसे कौन से इदारे हैं जिन्हें सोने की चिड़िया भी कहा जा सकता है? माल बहुत ज़्यादा बनता है और माल जाता कहाँ पे है? राना साहब से जानते हैं। राना साहब, इस वक्त पंजाब हुकूमत में कौन सा एक ऐसा इदारा है जहाँ पे माल वाफर मिकदार में है और रोकथाम भी कोई नहीं? या सर, मैं आपको एक बड़ी मज़े वाली बात बताता हूँ और ये मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं और बड़े सबूत भी हैं। लाहौर पंजाब हुकूमत जो है, इसका सबसे जो मालदार है ना इदारा, उसे हम कहते हैं LDA, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, और महकमा रेवेन्यू, हाउसिंग, ये सारी चीज़ें मिक्स करके। माजी में क्या हुआ था, एक छांगा मांगा सियासत हुई थी, आपको याद होगा जी। मुझे उस किरदार का नाम भी याद आ रहा, उसको जन्नत में आरा मकाम था। अब तो उसके बाद भी एक वो फोत हो गए, अल्लाह उसको जन्नत, इसलिए उनका नाम नहीं लेते। उस वक़्त वो LDA के बड़े ज़िम्मेदार थे उस हुकूमत। तो वो झांगा मांगा कि जितना अखराजात हुए थे, जितने पैसे हुए थे, तो वो उस वजारत से अदा किए गए थे। या सर, उस वजारत से। अब हुआ क्या जी, अब वही वाइस चेयरमैन बना दिया गया मियाँ समी इकबाल को, और ये वज़ीर भी, सीनियर वज़ीर बनाया गया। देखिए, इमरान खान ने इतबार किया और इमरान खान ने मियाँ समी इकबाल को सीनियर वज़ीर बना दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि ये वाहद कैबिनेट के अंदर जो बड़े अच्छे वज़ीर आए, लेकिन मियाँ समी इकबाल वो है जिसने हर दौर में जिस मर्जी पार्टी का इलेक्शन हो, इस शख्स ने अपना वोट लेके इलेक्शन जीता है। इसका ज़ाती वोट बैंक दिन रात एक ही जगह पर रहता है, कोई इसकी डिफेंस में कोठी नहीं किसी जगह नहीं। अब जब ये संभालते हैं तो सबसे पहले ये जाके वहाँ पे जब बहुत सी चीज़ें करते हैं तो बड़ी खौफनाक चीज़ें सामने आती हैं। यासर के पिछले कुछ अरसा पहले
जो खरीदो फरोख्त हुई थी, सीधी सीधी बात करें, पीएमएलएन के दौर में जब हुकूमत बन रही थी, मुस्लिम लीग नून के दौर में जो खरीदो फरोख्त हुई थी अरकान असम्बली की, पता चला कि उस खरीदो फरोख्त में एक बहुत बड़ा हिस्सा इस अदारे को चलाने वाले वजीर और दीगर सरकारी अफसरान से लिया गया था। और वो किस तरह लिया गया मैं आपको बताता हूँ कि कई प्लॉट एलडीए की, कई हाउसिंग स्कीमें, मतलब 10,000, चले मैं इंकशाफ कर देता हूँ, एक साबिक सूबाई वजीर की और बड़ी मारूफ शख्सियत है, खान साहब के खिलाफ बड़ी एक्टिव थे, उस शख्सियत की एक हाउसिंग सोसाइटी को 10,000 कनाल मंजूरी और उससे डबल से ट्रिपल पे वो हाउसिंग सोसाइटी, और उसे कहा गया अपना हिस्सा दो। इसी तरह हज़ारों हाउसिंग सोसाइटियों से हिस्सा लिया गया यासर, हज़ारों। और जब मियाँ असलम इकबाल ने चार्ज संभाला, मैंने पूछा मियाँ साहब बड़ा, उन्होंने कहा यार क्या तुम्हें बताऊँ, उन्होंने कहा यहाँ पर तो माफिया इतना है कि आपको पता है एलडीए के फैसले कहाँ पे होते थे, एलडीए के दफ्तर के बाहर प्रॉपर्टी डीलरों के दफ्तर में सहाफ़ी फैज़याब होते थे। फिर पता चला कि बड़े वज़रा, चाहे उनका तल्लुक़ तहरीक इंसाफ से रहा हो, उन्होंने भी इस बहती गंगा में हाथ धोए। और अब भी कुछ अर्सा पहले जब साबिक़ हुकूमत थी तो वहाँ से एक भारी बजट इस काम के लिए इस्तेमाल किया गया, जो एक मीडिया सेल बना कर इस्तेमाल, एक मीडिया सेल जो इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता था, उसके टोटल तनहाएँ, टोटल हर चीज़ जो थी वो यहाँ से जाती थी, और उसका कोई हिसाब किताब नहीं था किस हाउसिंग सोसाइटी वाले ने देनी है, किससे लेकर देनी है। और ये जो करोड़ों लोग आपको, बेचारे लाखों नहीं करोड़ों लोग आपको सड़कों पे जलील होते नजर आते हैं ना कि इनका प्लाट मार गया, इनका प्लाट मार गया, प्लाट नहीं है, ये सारा कुछ होता। और उसके बाद क्या निकला यासर, हर प्रोजेक्ट के बाद एक गाड़ी होती है, गाड़ी, ये गाड़ी इस प्रोजेक्ट के लिए, ये गाड़ी इस प्रोजेक्ट के लिए, ये गाड़ी इस प्रोजेक्ट के लिए, और करोड़ों रुपए की वो गाड़ियां आज भी एलडीए से गायब होकर साबिक वज़रा, साबिक ब्यूरोक्रेट्स, साबिक बड़े अहम शख्सियात के घरों में है, जिनका एलडीए से तल्लुक़ नहीं है, लेकिन पेट्रोल एलडीए से, खर्चा एलडीए से, ड्राइवर एलडीए से, गाड़ी जाती इस्तेमाल में, सैकड़ों मुलाजमीन आते हैं, नहीं तनख्वाहें मिलती हैं। और अब जब पाबंदी लग गई है उन प्लाट्स की, जो प्लाट होते थे ना एग्जाम होते थे प्लाट, यानी आपका प्लाट है एक जगह पे, आपको उसके बदले प्लाट मिलना है, आपका प्लाट है बिल्कुल नाकस तरीन, और आपको ऐसे कमाल से 2 नंबरी करके बेहतरीन प्लाट दे दिया गया, आधा हिस्सा ले लिया गया। उस पर जब पाबंदी लगी तो पता चला कि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, कई वज़रा जो है वो पीछे खड़े थे, कई आला अफसरान पीछे खड़े थे, कई बहुत सी ऐसी शख्सियात पीछे खड़ी थी जिसकी इंतहा कोई नहीं थी। तो ये सारा कुछ हुआ। तो फिर मैं आपको सब यही बता दूँ का टाइम आज बड़ा थोड़ा है कि मैंने तो मियाँ असलम इकबाल से कहा लगता है आपकी वजारत ख़त्म हो जानी है, क्योंकि आपने एक माफिया को हाथ डाल दिया है। तो उन्होंने कहा भाई ख़त्म होती है तो हो जाए, लेकिन एक दफ़ा तो सफाई करनी होगी ना, एक दफ़ा तो सीधा लाना होगा। और मैं ऐसा बता रहा हूँ कि सियासी जमातों के अफराद की ख़रीदो फरोख्त के लिए यहाँ से सबसे ज़्यादा पेमेंट जाती है, और ये जब पेमेंट जाती है तो ये पेमेंट ख़रीदो फरोख्त में इस्तेमाल होती है, और ख़रीदो फरोख्त में होने वाली आप अंदाज़ा लगा लें फिर उससे कितना नाजायज़ काम होता होगा। उम्मीद करते हैं कि अगर करप्शन के इस नासूर को ख़त्म करने की कोई जिद्दोजहद कर रहा है तो वो अपनी इस जिद्दोजहद में कामयाब भी रहे, और आने वाले दिनों में एक ट्रेंड भी सेट हो पाए कि जिससे माजी की ये जो तरीक़ाकार है और माजी की जो हिकमत अमली है, जिस तरीके से ख़रीदो फरोख्त का बाजार गर्म किया जाता था, इसको किसी तरीके से बंद किया जा सके। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे में मज़ीद करेंगे। इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। कामरान साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। कामरान साहब, क्या समझते हैं हालात जो है ये किस तरफ जा रहे हैं? बातें ये गर्दिश कर रही हैं कि अबूरी सेटअप आ जाएगा, मुफाहमत की तरफ रास्ते खुल रहे हैं, और आने वाले दिनों के अंदर ऐलान कुछ ही दिनों में ये हो जाएगा कि अबूरी सेटअप के कौन से नाम फाइनल हुए हैं। ये बातें आप तक भी क्या पहुंची हैं या सिर्फ हमारे ही हल्के में गर्दिश कर रही हैं? नहीं, ये बातें हम तक भी पहुंचती हैं। जो बातें आपके पास होती हैं वो यकीनन हम तक पहुंचती हैं, हम उसको दिलचस्पी से सुनते भी हैं और देखते भी हैं। और कुछ डेवलपमेंट्स यकीनन ऐसी हैं, आप एलवी साहब का, सदर साहब का जो ना वो इंटरव्यू कामरान खान साहब वाला, वो आपके जहन में होगा। फिर आज फिर दूर साहब ने जो ना वो कुछ ख़बरें ब्रेक की हैं, और उसमें उन्होंने कहा है कि जी 2 दफ़ा जो है मुलाकातें हुई हैं कोई इमरान खान साहब की। तो जाहिर है कुछ ना कुछ पसे पर्दा यकीनन मौजूद है, लगता है हमारे पार्ट पे या गवर्नमेंटल पार्ट पे, अगर कोई इसको माने या ना माने, मगर एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे जो ना वो लगता है कि कोई पानी के नीचे कोई ऐसी जो ना हरकत मौजूद है जिसको जो ना वो अभी तक सरफेस नहीं किया जा रहा।
और क्या होता है और इसमें क्या चाह रहे हैं रियासती अदारे, ताकतवर अदारे, ये अब देखते हैं। फिर आगे आने वाले चंद दिनों में आपको भी पता चलेगा, हमें भी पता चलेगा, मगर एटलीस्ट कोई ना कोई ऐसी बात है जो यूजुअल नहीं है। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, अगर ये फ़ैसला इस तरफ जाया जाता है कि फौरी तौर पर बुरी सेटअप बनाया जाए और बुरी सेटअप के बाद एक इलेक्शन की तरफ जाया जाए, तो क्या PDM इसके लिए तैयार होगी? देखिए, अगर वो ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं कि जिसमें PDM के लिए इसके अलावा कोई चारा ना हो, PDM को पहले तो जो ना वो एक ट्रैप में तो यकीनन जो है ना वो, मैं उसको ट्रैप ही कहूँगा कि ट्रैप में आई है, और वो कि जी मुल्क की मईशत बचाने के मामले में और उसमें उसने अपनी सियासत की, अपनी पॉलिटिक्स को जो है ना वो कुर्बान कर दिया है, और किसी और को जो है ना वो ज़िंदगी जो है ना वो इस वजह से अता हुई है कि वो PDM जो है ना वो उस वज़न क्या, उस बोझ को या उस गंद को, थोड़ा सा सख्त लफ्ज़ कह लेता हूँ माफ़ी के साथ, वो PDM को उठाना पड़ गया है। मगर बहरहाल एक पॉलिटिकल पार्टी की वर्कर की हैसियत से जो है ना वो हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। और मेरा कामरान साहब, आपने कहा कि PDM ट्रैप में आई है, ये सिर्फ आपकी एक पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते राय है या PDM सरबराह की भी ये राय है? आजकल वैसे PDM सरबराह खामोश क्यों दिखाई दे ना हो, मैं अपनी ज़ाती राय की बात कर रहा हूँ, मैं एक स्पोक्स पर्सन भी नहीं हूँ PDM का, और मैं जब एग्जामिन करता हूँ मामला को, तो मुझे जो है ना इसमें बहुत सारी चीज़ें फिशी नज़र आती। मौलाना फजलुर रहमान साहब आजकल किधर हैं? वो दिखाई नहीं देते, मंजर आम से गायब क्यों हैं? वो पहले सैलाब के उसमें वजह से अपने इलाके में थे, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में थे। जाहिर है अपने लोगों के साथ अगर आदमी कुछ ना भी बहुत ज़्यादा कर पाए, तो किसी गम के वक्त में, किसी दुख के तकलीफ़ के वक्त में अपने लोगों में आदमी का मौजूद होना जो है ये बज़ाते ख़ुद एक रिलीफ हुआ करता है। तो वो DI खान में थे, और जहाँ तक वो उनसे, उनके बेटे से या उनकी फैमिली से मुमकिन हो पा रहा था, या इवन पार्टी से जिन इलाकों में मुमकिन हो पा रहा है अपने महदूद सोर्सेज में, वो कर रहे हैं। तो वो हमारी तवज्जो जो है ना, हमने जो इस वक्त फर्स्ट प्रायोरिटी रखी हुई है वो फ्लड की तरफ रखी हुई है। बाकी जब पॉलिटिक्स जो है ना वो अपने जोबन पे आएगी, तो मौलाना साहब भी नज़र आएंगे, उनकी पार्टी भी नज़र आएगी, उनके वर्कर भी नज़र आएंगे। कामरान मुर्तज़ा साहब, जो राय आपकी है, मैं नहीं कह रहा वो को, आपने तो कह दिया कि PDM की वो राय नहीं है, आपकी जो राय है कि ट्रैप किया गया, इतनी आप क्या समझते हैं? और कितने सियासी कारकुनों के मुख्तलिफ आपके साथ जो जमाते हैं, आपकी गुफ्तगू तो होती होगी, उनके रहनुमाओं से आपस में बैठ के डिस्कस करते होंगे, उनमें से कितने लोगों की यही राय है कि हम ट्रैप हो गए? देखिए, उसमें लीडरशिप की बहुत बड़े पैमाने पे तो लीडरशिप की बात नहीं करता, मगर वर्कर्स जो है ना वो इसमें ये समझते हैं कि शायद ऐसी हमें जो है ना वो इस मामले में उलझाया गया है, और उसमें शायद किसी होता है बाज़ औक़ात किसी खिलाड़ी को जो है ना वो, किसी प्लेयर को जो है ना वो वक्फा देना होता है, उसको आराम देना होता है। तो अब जो मुलाकातें, अगर वतूद साहब की स्टोरी दुरुस्त है, तो इससे तो ये लगता है कि किसी को जो है ना वो दरमियान में वक्फा दिला के और फिर जो है ना उसके साथ जो है ना वो पिंगें बढ़ाई जा रही हैं। वो जो रोमांस पहले था, वो रोमांस अगर वाकई दरमियान में कोई वक्फा आया भी था, तो उसमें फिर जो है ना वो कहीं ना कहीं। कामरान साहब, आज से 2 माह पहले आपने हमारे ही प्रोग्राम में ये बात की थी कि 3 महीने बाद जो है वो मुआशी समत बेहतर हो जाएगी, मुस्तहकम होने की तरफ हम गामजन हो जाएंगे। क्या आपको ये लगता है कि वफाकी हुकूमत 1 महीने बाद तमाम चीज़ें कंट्रोल कर लेगी? 2 महीने तो गुजर चुके। इस वक्त नहीं लग रहा, फ्रैंकली जो है ना मैं कंसीड करता हूँ, और उसकी रीज़न जो है ना वो पहले रीजंस तो मौजूद थी, मगर उसके साथ एक एडिशनल रीज़न जो है ना वो फिर पैदा हो गई है, और वो अल्लाह की तरफ से आया, ये सैलाब वगैरह। और ये इतना बड़ा लॉस है, अभी 3.5 करोड़ के लगभग लोग जो है ना वो इसमें मुतासर हुए हैं, और बिलियंस का जो है ना वो हमने लॉस किया मुल्क की सतह पे। और इस वक्त आपके सामने सूरत हाल ये है कि कोई आपको 1-2 बिलियन भी देने के लिए तैयार नहीं है। तो यकीनन जो है ना मुझे लगता है कि माशी मामला जो है ना वो मज़ीद सख्त होते जा रहे हैं। वो हमारा जो अंदाज़ा था कि 3 महीने में जो ना मामला संभल जाएंगे या 4 महीने में संभल जाएंगे, वो संभल नहीं पा रहे हैं। हम इवन आवाम को वो रिलीफ भी नहीं दे पा रहे जो उनका हक़ है। पेट्रोल और तेल की कीमत जो है वो कम हुई है, मगर उसका फ़ायदा अब भी जो ना हम आवाम पे मुंतकिल नहीं कर पाए हैं। और ये
जिसको अच्छा कहें बुरा कहें, हम बहरहाल कामरान मुर्तज़ा साहब, जब हालात इस तरफ जा रहे हैं और आपने का स्टोरियाँ भी सुन ली हैं, आपकी तक बातें भी आ रही हैं, तो फिर क्या आपको नज़र आ रहा है कि अक्टूबर में होने वाले ज़मीनी इंतखाबात हो जाएंगे या उससे पहले कुछ हो जाएगा? देखिए, उसमें मैं फिर कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अगर सदर की सतह पे, सदर एक बड़ा जो है ना वो रिस्पेक्टेबल जो है ऑफिस हुआ करता है, और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो वहाँ से उस ऑफिस से जो है उस कोई सरफेस पे नहीं आया करती, मगर जब ये बात जब सरफेस पे आई है तो ये यकीनन जो है ना वो भी जो है ना उसकी टाइमिंग और ये सारा कुछ ये यकीनन जो है ना वो होगा। और फिर दूसरा उसकी कंटिन्यूशन में आप मुलाकातों की बात सुन रहे हैं, तो आप अगर कड़ियाँ मिलाएं तो फिर आपको जो है ना कोई चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं कि मामला शायद कहीं ना कहीं पे किसी न किसी जगह पे किसी और तरफ जो है ना वो जा रहे हैं। अब वो जाते हैं या नहीं जाते हैं वो तो फिर अल्टीमेट फैसले जो अल्लाह पाक करते हैं, मगर बज़ाहिर जो इंसानों की जो सफ़बंदी है वो शायद कोई दोबारा तब्दील हो रही है। कामरान साहब, आपकी भी बहुत बड़ी एक टीम है, मतलब PDM में सारे बेहतरीन जमातें जो थी और बड़े जिसे हम कह सकते हैं कि जोड़ तोड़ के मास्टर वो लोग हैं, तो इन हालात का तो उनको भी इल्म होगा ना, तो क्या PDM भी इन हालात से निपटने के लिए या अपने मामला दोबारा अपने दुरुस्त करने के लिए जो पहले दिन थे जब आप हुकूमत में, उसके लिए काम कर रही है? और देखिए, PDM के किसी उसमें ऐसे तंजीमी सतह पे मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। नहीं, उड़ती अफवाहें जिस तरह ये मिली है इसी तरह की अफवाह भी तो होती है। मैं उड़ती अफवाहें आपके हवाले से तो कह सकता हूँ ना, पार्टी अपनी पार्टी के हवाले से या और अपने इत्तेहाद के हवाले से वो उड़ती अफवाहें नहीं कह सकता, क्योंकि मैं उसके नज़म का हिस्सा नहीं हूँ। और यकीनन जो लोग उस नज़म में हैं, उस जो एक अलायंस है उसमें जो उसमें कहीं ना कहीं पे वो मैटर करते हैं, वो यकीनन जानते होंगे या उसके लिए सोच रहे होंगे कि क्या बातें हैं, या उसको काउंटर करने की बातें सोच रहे होंगे। मगर चूंकि मैं उस दर्जे में नहीं हूँ PDM के, तो इसलिए इस पर तबसरा नहीं कर सकता। मगर कामरान साहब, मैं आपके तर्ज़ तखातुब का अपने सहाफ़ती करियर के शुरू दिन से मोतरफ़ हूँ और आपकी साफ गोई पर भी मैं दाद देना चाहता हूँ। आपने बहुत सी ऐसी बातें कहीं जो अब के वफाकी हुकूमत में मौजूद लोग बातें नहीं कर रहे। एक मंजरनामा वज़ा भी होता है लेकिन उसका एतराफ़ नहीं किया जा रहा। आप क्या समझते हैं कि अगर अभी निगरान सेटअप का ऐलान होता है और बाद में नए इंतखाबात कबल अज़ वक्त हो जाते हैं तो PDM को उसकी मंशा के मुताबिक वोट मिलेगा या सेटबैक देखना पड़ेगा? देखिए, PDM ने एक ऐसा नुकसान का सौदा किया शायद पाकिस्तान के नाम पे, मुल्क के नाम पे, या उससे करवाया गया कि वो यकीनन जिसका जो है ना उसको लाश है इस वक्त, और उस लाश को जो है ना दोबाला जो कर दिया वो सैलाब ने कर दिया। यानी हम आवाम को कोई रिलीफ नहीं दे पाए और जो है ना वो एक गुनाह बेलज़्ज़त वाली बात हो गई है। अब देखते हैं कि उसको इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, क्योंकि आप इसके साथ साथ एक चीज़ और भी देखिए, दूसरी तरफ से जो नैरेटिव दिए गए वो सारे नैरेटिव झूठे निकले। अमेरिका वाला नैरेटिव बताया गया, जी अमेरिका इन्वॉल्व है, पैसे खर्च हुए, झूठा। उसके बाद अमेरिकन एम्बेसडर से सबसे ज़्यादा मुलाकातें भाई साहब की हो रही हैं। फिर जो ना वो भाइयों के खिलाफ, यानी आप ये कहते हैं कि घाटे का सौदा किया गया और उसका नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ेगा और रिलीफ आवाम तक पहुंचा नहीं सके। अब आने वाले दिनों में ही देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब इस हवाले देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट आवर का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने